नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा अभी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट अ स्टेबल लिक्विड, इट इज नॉट अ स्टेबल लिक्विड, इट इजिली अंडरगो डीकंपोजिशन। सो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीकंपोज करता है तो इसकी डीकंपोजिशन किन कंपाउंड्स में हो रही है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन में, सो इट इज फॉर्मिंग वाटर and there is formation of oxygen. So with the decomposition of hydrogen peroxide there is formation of oxygen. Now hydrogen peroxide की जो decomposition है, this decomposition is also called disproportionation. So why it is called disproportionation? So it is a disproportionation because इस रिएक्शन में अगर हम देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 भी जा रही है एंड -1 से 0 भी जा रही है। यानी इस डीकंपोजिशन में ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड इट इज ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस ओवर सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट पे दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, दिस रिएक्शन इज सेड टू बी अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो इसे हम ऑटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन में ऑक्सीजन इज गेटिंग बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन दिस डीकंपोजिशन। नाउ ये डीकंपोजिशन जो है, दिस डीकंपोजिशन कैन बी फर्दर एक्सेलरेटेड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो कौन से कंपाउंड इसकी डीकंपोजिशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं? सो डीकंपोजिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी एक्सेलरेटेड बाय मेटल केटायंस लाइक Fe2+। सो ये एक्सेलरेट कर सकता है। इसके अलावा मेटल पाउडर्स भी इसकी डीकंपोजिशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो कौन से मेटल पाउडर्स इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं? मेटल पाउडर ऑफ कोबाल्ट, मेटल पाउडर ऑफ गोल्ड, metal powder of silver, then metal powder of platinum. So ये जो metal powders हैं, these metal powders can accelerate the decomposition of this hydrogen peroxide. So it undergo auto oxidation, it undergo decomposition. So metal cations like Fe2+, metal powders like powder of cobalt, gold, silver, platinum. So these will accelerate the decomposition of this hydrogen peroxide. इसके अलावा even कार्बन जो है, कार्बन भी इसकी डीकंपोजिशन को एक्सेलरेट करता है एंड रफ सरफेसेस जो है, दीज इवन accelerate the decomposition of this hydrogen peroxide. So it is also catalyzed by presence of sunlight. So sunlight की presence में, कार्बन की presence में, रफ सरफेस की presence में, even some oxide भी है, metal oxide like MnO2, this also accelerate the decomposition of this hydrogen peroxide. So ये सारे substances जिसमें मेटल केटायन, मेटल पाउडर, मेटल ऑक्साइड, कार्बन, रफ सरफेस एंड लाइट, दीज ऑल एक्सेलरेट द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन सभी की प्रेजेंस में सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। सो इसकी डीकंपोजिशन को प्रिवेंट करना है, वो हमने पढ़ा था। सो देयर आर सर्टेन स्टेबलाइजर व्हिच प्रिवेंट द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, व्हिच कुड बी ग्लिसरीन, व्हिच कुड बी एस्टेनिलाइड, व्हिच कुड बी फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, एस्टेनिलाइड एंड ग्लिसरीन, दे आर एक्टिंग एज स्टेबलाइजर। ये सारे सब्सटेंसेस जो है, these accelerate the decomposition of hydrogen peroxide. इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी जो है, which is very very important, this third property is oxidizing and reducing character. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज -1, यानी इसमें दोनों ऑक्सीजन गैसें, बोथ द ऑक्सीजन दे आर प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होने की वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये ऑक्सीजन अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है और ये ऑक्सीजन अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, अगर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, this will be undergoing oxidation and will be acting as reducing agent. And अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, this is undergoing reduction and is acting as oxidizing agent. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज
reducing agent. It can undergo reduction and can act as oxidizing agent. It can undergo oxidation and can act as reducing agent. So this property is due to -1 oxidation state of oxygen in hydrogen peroxide. अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स में से so this is a powerful oxidizing agent. It is a powerful oxidizing agent but is a weak reducing agent. So character दोनों ही है but oxidizing character इसका जो है it is more powerful. It is powerful oxidizing agent but is a weak reducing agent. Now अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. पहले वो प्रॉपर्टीज देखते हैं जिनमें दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. नाउ हाइड्रोजन peroxide can act as oxidizing agent. It can act as oxidizing agent in both acidic medium and in basic medium. It can act as oxidizing agent in both acidic as well as in basic medium. So what are the basic reaction in which it is acting as oxidizing in acidic and basic medium? So reaction involved देखो acidic medium में reaction involved is H2O2 in the presence of 2H plus ion and 2 electron. This is getting converted to 2 moles of water. So acidic medium में hydrogen peroxide is getting converted to water. Oxidation state -1 से -2 हो जाएगी, यानी खुद इस पे क्या हुई रिडक्शन एंड दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो दिस इज द प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम. सिमिलरली इसका रिएक्शन इन बेसिक मीडियम इज H2O2 इन बेसिक मीडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके दिस विल बी कन्वर्टेड टू 3 moles of OH negative. So this is the basic reaction which is taking place in basic medium and the basic reaction which is taking place in acidic medium. So acidic medium में भी और basic medium में भी इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद पे इस पे रिडक्शन हो रही है and it is acting as oxidizing agent. अब हम देखते हैं कि ये किन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद रिड्यूस होके किन को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है. तो पहले हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में कि एसिडिक मीडियम में किन कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज करेगा. सो एसिडिक मीडियम में पहली प्रॉपर्टी है इट ऑक्सीडाइजेस एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट. इट ऑक्सीडाइजेस एसिडिफाइड, एसिडिफाइड मींस एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट. नाउ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट अगर हम देखें इस ऑक्सीडेशन में, सो इट इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग दिस आयरन. आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो एसिडिक मीडियम में इट ऑक्सीडाइजेस iron 2 salts into iron 3 salt, ferrous sulfate into ferric sulfate. Second देखो, it oxidizes acidified potassium ferrocyanide into potassium ferricyanide. Again acidic medium में potassium ferrocyanide. So what is potassium ferrocyanide? K4FeCN6. Acidified potassium ferrocyanide को ये convert कर रहा है into potassium ferricyanide में. This is again reaction taking place in acidic medium. तो इस रिएक्शन में भी अगर हम ध्यान से देखें, it is basically oxidizing this iron. Iron अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से it is getting converted to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. Acidified potassium ferrocyanide जिसमें iron +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, this is getting converted to potassium ferricyanide in which iron is present in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. Then थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इट ऑक्सीडाइजेस एसिडिफाइड पोटाशियम आयोडाइड. पोटाशियम आयोडाइड को एसिडिफाइड पोटाशियम आयोडाइड में से इट लिबरेट्स आयोडीन. इट लिबरेट्स आयोडीन. आयोडीन लिबरेट करता है फ्रॉम एसिडिफाइड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. सो पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज Ki. एसिडिफाइड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, सो इट लिबरेट I2. और ये जो I2 लिबरेट होगी, दिस विल टर्न स्टार्च पेपर ब्लू, स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू.
सो आयोडीन जो लिबरेट होती है, इस आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट, दिस कलर इज वॉयलेट. और स्टार्च आयोडाइड पेपर with hydrogen peroxide that turns blue due to formation of this I2. So this may be used as test for hydrogen peroxide. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस को चेक करना है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं विद एसिडिफाइड स्टार्च आयोडाइड पेपर, स्टार्च आयोडाइड पेपर से रिएक्ट करके, सो अगर ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस I2 दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. So this property, C property is important. So it liberates iodine from acidified Ki solution. Next देखो. So it can oxidize ice cold acidified potassium dichromate solution. Ice cold acidified potassium dichromate solution को ये oxidize करती है containing ether. So acidified potassium dichromate solution containing ether, this will be oxidized by hydrogen peroxide to chromium pentoxide. It will be oxidized to chromium pentoxide जो कि ether में dissolve करके deep blue coloration की formation देता है, which gives deep blue coloration when dissolving in ether. So this reaction is again test for hydrogen peroxide. This can be used for test for hydrogen peroxide. तो hydrogen peroxide को check करना है. So it is treated with acidified, ice cold acidified potassium dichromate solution containing ether. So hydrogen peroxide ice cold acidified potassium dichromate solution containing ether में deep blue coloration देता है due to formation of chromium pentoxide. So what are the reaction involved in this? So this is also important. So हमारे पास है acidified potassium dichromate. potassium dichromate में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, इसको जब एसिडिफाई करेंगे, so this will be forming 2 moles of KHSO4 along with H2Cr2O7. H2Cr2O7, this will be obtained. This is chromic acid, ये बनेगा. And H2O2 decompose करके हमें पता है it gives H2O plus nascent oxygen. Now ये जो chromic acid बना H2Cr2O7 ये react करेगा 4 moles of this nascent oxygen and this will be forming 2 moles of CrO5 plus water. CrO5 water insoluble होता है but it is soluble in ether. So this CrO5 which is formed, it can when get dissolved in ether, it gives deep blue coloration. So deep blue coloration जो आएगी that is due to formation of this CrO5 which is perchrome or which is chromium pentoxide. So overall reaction लिखें तो overall reaction में इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, सो दैट नेसेंट ऑक्सीजन विच इज एक्टिंग एज इंटरमीडिएट वो कैंसिल हो जाए. तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो आ जाएगा, दिस इज K2Cr2O7 प्लस 2 moles of H2SO4 plus 4 moles of H2O2. It will be used and this will be forming 2 moles of CrO5 plus 2 moles of KHSO4 along with 5 moles of water. This is the overall reaction. So इस रिएक्शन में एक बार फिर देखें, जो हमारे पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें देता है क्रोमिक एसिड. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली इस क्रोमिक एसिड पे रिएक्ट करता है. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इस क्रोमिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा एंड इट विल बी ऑक्सीडाइज टू दिस परक्रोम CrO5. सो परक्रोम जो है, so it is not soluble in water, it is soluble in ether and ether में it gives deep blue coloration. तो acidified potassium dichromate के साथ कंपाउंड जो कि हमें deep blue coloration देता है in ether, so that confirm the presence of hydrogen peroxide. That compound is hydrogen peroxide. इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, सो ये जो CrO5 है विच इज परक्रोम, इस परक्रोम का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में देयर आर 2 पेरोक्सी लिंकेजेस. सो इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, -1 एंड -1 चार्ज होता है, इस पे -2 चार्ज होता है. एंड इस परक्रोम में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +6.
नाउ ये जो सोल्यूशन है, ये जो CrO5 आया, which is forming a deep blue coloration in ether. So this can be decomposed by sulfuric acid on warming. So इस सोल्यूशन को जब हम वार्म करेंगे, डीप ब्लू कलर सोल्यूशन वार्म करेंगे कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स ग्रीन कलर्ड क्रोमिक सल्फेट। यानी पहले सोल्यूशन बनेगा ब्लू, उस सोल्यूशन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम वार्म करें या उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उस सोल्यूशन को वार्म करें तो हमें ब्लू कलरेशन ग्रीन कलरेशन में नजर आएगी। सो ब्लू कलरेशन चेंजेस टू ग्रीन coloration due to formation of chromic sulfate. So what is the reaction involved? So ये जो CrO5 आया, 2 moles of CrO5, जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वार्म किया जाता है तो इसकी वार्मिंग में there is formation of green colored Cr2SO4 whole thrice chromic sulfate plus 3H2O plus 7/2 O2. This is the reaction involved. So हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये प्रॉपर्टी एक बार फिर देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट गिव्स डीप ब्लू कलरेशन, किसके साथ? इट गिव्स डीप ब्लू कलरेशन विद आइस कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कंटेनिंग ईथर। आइस कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कंटेनिंग ईथर के साथ इनिशियली तो बनेगा डीप ब्लू कलरेशन, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके जब इसे वार्म किया जाता है, this blue coloration changes to green. Why it changes to green? Because sulfuric acid is CrO5 को convert कर देता है into green colored chromic sulfate. So this reaction can be used as a test for hydrogen peroxide. So this is important property. Next देखो, ये ऑक्सीडाइज करेगा mercury to mercuric oxide in acidic medium. Again acidic medium में, so what will happen? This mercury in presence of hydrogen peroxide, this will be oxidized to HgO. Now mercury की conversion into mercuric oxide से mercury की entirely सारी properties change हो जाएंगी। Mercury which does not stick to the surface of glass, जब mercuric oxide बनेगा, it starts sticking to the surface of glass. Sticking of this mercury and loss in the meniscus of mercury is called tailing of mercury. So loss in meniscus of mercury and it's sticking to the surface of the glass, that is called tailing of mercury. And mercury की tailing कब होती है? Tailing of mercury is taking place when acidified solution of mercury is treated with hydrogen peroxide. So acidified mercury is treated with hydrogen peroxide and there is formation of mercuric oxide. This is also called tailing of mercury. It causes tailing of the mercury. Then next property देखो, it oxidizes lead sulfide to lead sulfate. This is again very important property of this hydrogen peroxide. ये acidified lead sulfide को convert कर देता है into lead sulfate. So neutral medium में भी कर सकता है, acidic medium में भी कर सकता है. Neutral medium and acidic medium में it convert lead sulfide into lead sulfate. Now इस रिएक्शन में ये जो lead sulfide होता है, this is black in color. This is black in color. When there is formation of lead sulfate, this compound is white. And conversion of lead sulfide into white colored lead sulfate, this property is used in restoring the color of the lead paintings. So lead paintings which turns black due to contamination of sulfur in air which result in formation of lead sulfide, इसका black color जो है खत्म करने के लिए to restore the color of the lead paintings हम use करते हैं aqueous solution of hydrogen peroxide which may be neutral, which could be acidic. So acidified or neutral solution hydrogen peroxide lead sulfide को किस में convert कर देगा? White colored lead sulfate में. It oxidizes lead sulfide to lead sulfate. Then next, it oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. Again, neutral medium में it oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. In neutral medium, hydrogen sulfide is converted to sulfur when it is treated with hydrogen peroxide. It oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. Then it oxidizes sulfite, nitrite, arsenite
into sulfate, nitrate and arsenate. And what is happening? It can oxidize sulfite SO3 2 negative into sulfate. It oxidizes nitrite NO2 negative into nitrate NO3 negative. And it can even oxidize arsenite to arsenate. Arsenite is AsO3 3 negative into AsO4 3 negative. Arsenite into arsenate. So this can oxidize sulfite to sulfate, nitrite to nitrate and arsenite to arsenate. और ये ऑक्सीडेशन भी सारी इवन न्यूट्रल मीडियम में हो सकती है. So this can be oxidized in neutral medium. Then it can oxidize organic compounds also. Hydrogen peroxide is a good oxidizing agent. It is a powerful oxidizing agent. It can oxidize formaldehyde into formic acid. Formaldehyde can be oxidized to formic acid. Benzene can be oxidized to phenol. Benzene से phenol बन सकता है. Formaldehyde can be converted to formic acid. Then alkaline medium में इसकी अगर हम oxidation देखें, so what is there in alkaline medium? Alkaline medium में it oxidizes manganese salt to manganese dioxide. So manganese के जो salt है, manganese salt will be oxidized to brown colored MnO2 in alkaline medium. So alkaline medium में manganese का कोई भी salt, like हमारे पास है MnSO4, this is salt of manganese. So alkaline medium में hydrogen peroxide के साथ जब इसे react किया जाएगा, this will form brown colored MnO2. We get formation of brown colored MnO2. Then alkaline medium में it oxidizes chromium salt to chromates. Chromium salt जो है they will be oxidized to chromate. So chromium salt जो है like हमारे पास chromium sulfate है Cr2SO4 whole thrice. So it is green colored solution. Chromium salt जो है this will be oxidized to chromate which is yellow in color. It converts green colored chromic salts to yellow colored chromate in alkaline medium. This is again the oxidizing nature of this hydrogen peroxide. So ये सारे जो थे in all these reaction H2O2 was acting as oxidizing agent. खुद reduce हो रहा है and this is acting as oxidizing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट न्यूट्रल मीडियम में भी है, एसिडिक में भी है और अल्कलाइन मीडियम में भी इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब देखते हैं रिएक्शंस इन विच इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. So reaction in which it is acting as reducing agent में it is also a good reducing agent. It can reduce number one acidified potassium permanganate solution. It can reduce acidified potassium permanganate solution. Acidified potassium permanganate solution इसका violet color होता है and pink or violet color of this solution get discharged. So acidified potassium permanganate जो है this will be reduced to manganese salt. It will be converted to manganese sulfate. Like हमारे पास acidified potassium permanganate है. अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कर दें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट जो है दिस विल बी कन्वर्टेड टू इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियली +7 होती है एंड इट चेंजेस टू कलरलेस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इसका कलर जो होता है दिस इज पिंक इन कलर एंड दिस चेंजेस टू कलरलेस. और यू कैन से it discharges the color of acidified potassium permanganate solution. So इस reaction में this is acting as a reducing agent. So itself it is getting oxidized and is acting as a reducing agent. इसी तरह it reduces acidified potassium dichromate solution. Acidified potassium dichromate जो है its color is orange. Acidified potassium dichromate color
is orange and its color changes to green. And green color जो बनता है that is due to formation of chromic sulfate. So acidified potassium dichromate को ये reduce करता है into chromic sulfate. तो potassium dichromate which is orange in color, it changes to green color chromic sulfate. यानी it changes the color of acidified potassium dichromate and it discharges the color of acidified potassium permanganate. Then इसके अलावा it produce manganese dioxide to manganese sulfate. MnO2 को MnSO4 में कन्वर्ट कर देगा, मैंगनीज सल्फेट में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. यानी एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू is reduced to manganese sulfate. Then it produces alkaline potassium ferrocyanide to potassium ferricyanide to potassium ferrocyanide. यानी ये रिएक्शन जो है these reactions are opposite to that. So पिछले हमने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में देखा था पोटेशियम फेरोसाइनाइड दैट वाज कन्वर्टेड टू पोटेशियम फेरिसाइनाइड. तो यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज कन्वर्टेड टू पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है सो इट कैन कन्वर्ट क्लोरीन एंड ब्रोमीन. क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर रिड्यूस टू HCl एंड HBr. इट कैन रिड्यूस क्लोरीन इनटू HCl एंड ब्रोमीन इनटू HBr. सो दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट. And H2O2 का conversion of this chlorine into HCl, this property make this H2 as antichlor. Or you can say H2O2 can act as antichlor. Why it can act as antichlor? It act against chlorine. So excess of chlorine or bromine in a reaction that can be converted to HCl and HBr. So this property of conversion of H2O2 of chlorine into HCl is called antichlor. It is acting as antichlor substance. इसके अलावा it reduces hypohalite to halite. Hypohalite अगर हमारे पास है, मान लो हमारे पास है सोडियम हाइपोब्रोमाइड. This is sodium hypobromide. This will be converted to sodium bromide. So this will be converted to sodium bromide. इस तरह bleaching powder जो है, bleaching powder which is CaOCl2, bleaching powder which is containing OCl negative hypochlorite ion, so this will be converted to CaCl2. This is converted to calcium chloride plus water and oxygen. So these are the main properties in which this is acting as reducing agent. So oxidizing and reducing behavior के बाद next important property of hydrogen peroxide is its bleaching action. So hydrogen peroxide act as a bleaching agent. Why it act as bleaching agent? It act as bleaching agent because decomposition से it produces nascent oxygen. On decomposition it produces nascent oxygen. As it produces nascent oxygen, it can act as a good bleaching agent. This is a good bleaching agent. So ये जो nascent oxygen है, it combine with coloring matter. नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन विद कलरिंग मैटर और उसको ऑक्सीडाइज कर देती है. कलरिंग मैटर वंस इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो इट्स कलर इज डिस्चार्ज्ड. सो इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ डेलिकेट मटेरियल लाइक आइवरी, feather, silk and wool. So delicate material like ivory, feathers, सिल्क और वूल, इनको ब्लीच करने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is having bleaching action due to its oxidizing nature. So bleaching action is due to its nascent oxygen which oxidizes the coloring material. So these are the important property of this hydrogen peroxide. Now इन properties के बाद अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हम कुछ important uses देखते हैं. What are the important uses of this hydrogen peroxide? The important uses में number one is it is used for bleaching delicate material. As it is acting as bleaching agent, it is used for bleaching delicate material जो मैंने अभी बताया, which could be ivory, feather, silk, wool, etc. Second, it is used as antiseptic. Important है,
It is used as antiseptic. It is used as antiseptic under the name perhydrol. Under commercial name perhydrol, this is used as antiseptic. और ये जो परहाइड्रोल होता है, this is about 30% solution of H2O2. So 30% solution of H2O2 under the name of perhydrol is used as antiseptic for washing wounds, teeth and ears. This is again important use. So third, it is used for restoring the color of the lead paintings. As lead paintings get blackened due to formation of lead sulfide, इनका कलर रिस्टोर करना है तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकते हैं, which oxidizes lead sulfide to white colored lead sulfate. Fourth use, it is used in laboratory for detecting the presence of chromium, titanium and vanadium salt. For detection of chromium, titanium and vanadium, इन salts को detect करने के लिए हम use करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. So it form peroxide of characteristic color. इन सभी के साथ रिएक्ट करके it forms peroxide of characteristic color. Like chromium के साथ it form CrO5 which gives deep blue coloration in ether, which is perchrome. Then इसको हम यूज करते हैं as anti-chlor in textile industry. Textile industry में where bleaching is being done with chlorine, excess chlorine को vanish करने के लिए हम यूज करते हैं H2O2 as it convert chlorine into HCl. Since it convert chlorine into HCl, it is used as anti-chlor in textile industry. इसके अलावा it is used for manufacture of many organic and inorganic compounds. So these are the important uses of this hydrogen peroxide. Then hydrogen peroxide का structure हम देखें. Structure is also important. So what is the important structure of this hydrogen peroxide? इस structure में ये जो bonds होते हैं, these bonds are not lying in the same plane. Oxygen hydrogen bonds, they are not lying in the same plane. So these are the oxygen atom bonded through each other through single bond. And oxygen atom पे ये जो hydrogen लगे होते हैं, they are not lying in the same plane. They are lying in the different plane. So in planes में in which these bonds are lying, in planes में जो angle होता है, this angle is of 111.5 degrees. So in bonds की जो length होती है, this oxygen hydrogen bond length is 95 picometer. Oxygen bond की length जो है, it is 147.5 picometer. And इनके बीच में जो bond angle होता है, this bond angle is of 94.8 degrees. So this is structure of hydrogen peroxide, oxygen hydrogen bond lying in two different planes. उन planes के बीच में जो angle है, that is 111.5. So इस hydrogen oxygen bond का जो bond angle है, hydrogen oxygen इस bond का जो bond angle that is 94.8. So length इसकी 95 picometer और इसकी oxygen bond की 147.5 picometer है. So this is the structure of this hydrogen peroxide. So हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर के बाद अब हम देखते हैं डिफरेंट टेस्ट बाय विच हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट कैन बी आइडेंटिफाइड. भी वो कौन से टेस्ट है जिनसे हमें पता लगता है कि गिवन कंपाउंड इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट आर देयर. पहला टेस्ट है कि H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ टाइटेनियम सॉल्ट, इट गिव्स येलो और ऑरेंज कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पर टाइटेनिक एसिड. H2O2 को अगर हम एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ टाइटेनियम सॉल्ट के एसिडिफाइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें तो इट गिव्स येलो और ऑरेंज कलर. येलो और ऑरेंज कलर की फॉर्मेशन देती है जो कि पर टाइटेनिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से. यानी व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड? H2O2 जो है एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ टाइटेनियम सॉल्ट रिएक्ट करती है. लाइक टाइटेनियम का ये सॉल्ट है, टाइटेनियम सल्फेट, इसके साथ ये रिएक्ट करेगी एंड इसके रिएक्शन में विद टाइटेनियम सॉल्ट इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ H2TiO4.
सो ये जो H2TiO4 है, दिस इज पर टाइटेनिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन आएगी, प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2SO4. सो एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ टाइटेनियम सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ पर टाइटेनिक एसिड, और ये जो पर टाइटेनिक एसिड होता है, इट हैज येलो और ऑरेंज कलर. सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इसके अलावा सेकेंड, इट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम पोटाशियम आयोडाइड. एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड्स को जब रिएक्ट किया जाता है H2O2 के साथ, इट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और आयोडीन जो है इन स्टार्च सॉल्यूशन, इट गिव्स ब्लू कलर. सो H2O2 which liberate आयोडीन फ्रॉम एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, ये जो आयोडीन है, आयोडीन स्टार्च सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगी. या हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास स्टार्च आयोडाइड पेपर हो, स्टार्च आयोडाइड पेपर H2O2 के साथ रिएक्ट करने पे क्या देगा, इट गिव्स ब्लू कलर, बिकॉज पोटाशियम आयोडाइड H2O2 के साथ रिएक्ट करके I2 लिबरेट करेगी, और I2 स्टार्च सॉल्यूशन में इट गिव्स ब्लू कलरेशन. Now third test for identification of this H2O2 is when ethereal solution of H2O2 is shaken with acidified solution of potassium dichromate. So ice cold solution होता है, ice cold potassium dichromate, it gives blue color which appears in ethereal layer. So ये हमने प्रॉपर्टी की है इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. दिस इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ice cold acidified potassium dichromate solution containing ether, इसमें it gives blue coloration, deep blue coloration की फॉर्मेशन देता है, which is due to formation of परक्रोम. सो परक्रोम की फॉर्मेशन आती है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हीट करने पे डिकम्पोज करके ग्रीन कलर्ड क्रोमिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. सो एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको अगर हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कंटेनिंग ईथर, तो ईथरल लेयर में इट गिव्स ब्लू कलरेशन. इट अगेन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. देन फोर्थ, when it brought in contact with H2O2 solution, when brought in contact with H2O2 solution, filter paper containing black stain of lead sulfide, it turns white. तो फिल्टर पेपर विच इज कंटेनिंग ब्लैक स्टेन्स ऑफ लेड सल्फाइड जिसका ब्लैक कलर है. सो फिल्टर पेपर कंटेनिंग ब्लैक स्टेन्स ऑफ लेड सल्फाइड, इट चेंजेस टू व्हाइट व्हेन इट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो दिस इज अगेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इट कन्वर्ट ब्लैक कलर्ड लेड सल्फाइड इनटू व्हाइट कलर्ड लेड सल्फेट. इसके अलावा इट डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन. सो एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन जिसका पिंक कलर होता है, so pink color of acidified KMnO4 solution that get decolorized, this is again due to oxidizing property of this hydrogen peroxide. So these are the different tests by which presence of hydrogen peroxide that can be detected. So test of hydrogen peroxide के बाद the last topic that we're having of this hydrogen peroxide is कि हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन को किन मेथड से एक्सप्रेस करते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ. ये होता है हमारे पास कंसंट्रेशन in terms of volume. So what is concentration in terms of volume? इस concentration in terms of volume को देखते हैं, पहले इसे समझते हैं, फिर हम concentration given in volume को convert करेंगे in molarity and normality of hydrogen peroxide. तो इसके लिए let हमें एक solution दिया है, that solution is 20 volume. I'm saying हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सोल्यूशन है which is labeled as 20 वॉल्यूम. तो 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर हम इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लें, 1 लीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑन डीकंपोजिशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑन डीकंपोजिशन गिव्स O2 इक्वल टू 20 liters at STP. और यू कैन से अगर हमें 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन दिया है
एक बॉटल है विच इज लेबल्ड एज 20 वॉल्यूम, उस सॉल्यूशन से अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन निकालें तो 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन डीकंपोजिशन, बिकॉज हमें पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट अंडरगो डीकंपोजिशन, और H2O2 कैसे डीकंपोज करता है, 2 मोल्स ऑफ H2O2 डीकंपोज करके 2 मोल्स ऑफ वाटर हमें देता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ O2. So this H2O2 on decomposition it liberates O2. तो 20 वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लें तो 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन डीकंपोजिशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑन डीकंपोजिशन गिव 20 लीटर ऑफ O2 at STP. इस तरह अगर हमें दी है 50 वॉल्यूम, 50 वॉल्यूम का क्या मतलब होगा, अगर हम इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑन कंप्लीट डीकंपोजिशन गिव 50 लीटर ऑफ O2 एट STP. सो विद दिस इंफॉर्मेशन कि ये सॉल्यूशन 1 लीटर डीकंपोज करके इतनी ऑक्सीजन देगा, हम इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मोलैरिटी, इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू नॉर्मेलिटी. हाउ दिस वॉल्यूम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. लाइक हमें क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट 20 वॉल्यूम H2O2 solution in molarity and B normality. हमें ये जो 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन दिया है, इस 20 वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. तो जैसे कि मैंने अभी बताया 20 वॉल्यूम के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वी नो दिस दैट 20 volume solution is equivalent to 20 liter of O2 at STP. So this particular solution, इसका 1 लीटर अगर हम लेते हैं, 1 liter of this particular solution is equivalent to 1 liter of 20 volume solution is equal to 20 liter of O2 at STP. तो decomposition का रिएक्शन जैसे मैंने अभी लिखा था, 2 moles of H2O2 on decomposition gives 2 moles of water plus O2. So what this reaction is suggesting कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डीकंपोज कर रही है वो कितने, 2 मोल्स. तो ये रिलेशन, ये इक्वेशन हमें रिलेशन दे रही है 1 मोल ऑफ O2 is equivalent to 2 moles of H2O2. 1 mole means 22.4 liters. 22.4 liters of O2 is equivalent to 2 moles of H2O2. H2O2 के 1 मोल का वेट हमें पता है. What is the weight of 1 mole of H2O2? हाइड्रोजन का वेट है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट यहाँ पे कितना है 32. 32 प्लस 2 कितना हो गया 34. तो 1 मोल अगर 34 के बराबर है तो 2 मोल्स किसके बराबर आ जाएगा, इट इज 68. सो दिस इक्वेशन जो कि डीकंपोजिशन शो कर रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर ऑक्सीजन 22.4 लीटर आएगी तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डीकंपोज की है वो कितनी है, 68 ग्राम. और 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डीकंपोज करने से, इतने ग्राम के डीकंपोज करने से हमें 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है. नाउ ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन डीकंपोज करके कितनी हमें ऑक्सीजन दे रहा है, 20 लीटर. 22.4 लीटर से अगर 68 ग्राम वेट है तो 1 से कितना होगा, इट विल बी 68 अपॉन 22.4. तो 20 से कितना होगा, इतने ग्राम हमारे पास H2O2 है. यानी 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन जो हमने लिया है, 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हैविंग हाउ मच H2O2, इट इज हैविंग दिस मच H2O2. एक बार हमें वेट पता लग गया, वेट को हम मोल्स में कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी. तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, देखो हमें वेट H2O2 का पता लग गया. वेट ऑफ H2O2 हमने अभी देखा, वेट ऑफ H2O2 इज 68 upon 22.4 into 20 grams. This is the weight of H2O2.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इज 68 अपॉन 22.4 इंटू 20 इंटू 1 अपॉन 34. So given weight upon molecular weight is number of moles. So ये given weight है, ये इसका molecular weight है, ये 2 से cancel हो गया. So this comes out to be 40 upon 22.4. So this is the number of moles. So solution की volume कितनी ली थी? Volume of solution हमने ली है 1 लीटर. अगर वॉल्यूम इतनी है, मोल्स इतने हैं, तो मोलरिटी किसके बराबर आएगी? सो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. सो दिस विल प्रोवाइड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो वी गेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. विद दिस सॉल्यूशन इज दिस मच मोलर. अब नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी निकालनी बहुत आसान होती है. नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. अगर हमें मोलरिटी पता है, हम वैलेंसी फैक्टर को मोलरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी. तो H2O2 जो होता है, H2O2 में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. H2O2 इज डाई बेसिक एसिड. 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने की वजह से H2O2 का वैलेंसी फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 2. सिंस इसका वैलेंस फैक्टर 2 है, मोलरिटी हमने अभी निकाली है. नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी यानी 40 अपॉन 22.4 इंटू 2. सो दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो हमें सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी थी एंड मोलरिटी निकालनी थी, जिसकी हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी थी. दैट सॉल्यूशन इज 20 वॉल्यूम. सो 20 वॉल्यूम सॉल्यूशन, उसकी अगर हम मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी निकालना चाहते हैं, दिस इज हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड. सो 20 वॉल्यूम में हमें पता था 1 लीटर गिव्स 20 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी. तो अगर O2 22.4 लीटर आ रही है, इसका मतलब H2O2 डिकम्पोज है 68. 22.4 से 68 है, 1 से कितना है, एंड 20 लीटर से कितनी H2O2 डिकम्पोज की है वो पहले हम निकाल लेते हैं. वंस वी गेट वेट ऑफ H2O2, हमने वेट को मोल्स में कन्वर्ट किया. वॉल्यूम हमें पता थी, मोल्स जब पता लग गए तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सो ये मोल है, वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मोलरिटी आ गई. सो नॉर्मेलिटी जो कि मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर के बराबर होती है. यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2 बिकॉज 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पड़े हैं, जिसकी वजह से इसकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी? मोलरिटी का डबल. सो दिस इज हाउ वॉल्यूम इज टू बी कन्वर्टेड टू मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी. अब इसके ऑपोजिट चलते हैं. एक और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. इस एक्सरसाइज में लेट हमें दिया है कन्वर्ट टू मोलर H2O2 solution in volume strength. Then 0.5 normal H2O2 solution in volume strength. Now it is opposite. अब हमें मोलरिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी दे रखी है. हमें इस मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. तो हम बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं. पहला केस हम सॉल्व करते हैं. हमें दिया है 2 मोलर. तो 2 मोलर का बेसिक मतलब हमें पता है. व्हाट इज 2 मोलर? 2 मोलर इज 1 लीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंटेन 2 मोल्स ऑफ H2O2. सॉल्यूशन कितना लेना है? 1 लीटर. सो हम लिखेंगे 2 मोलर implies. What does it implies? 1 liter of solution contain H2O2 equal to 2 moles. 2 moles means 68 ग्राम. तो हमें वेट ऑफ H2O2 पता लग गया कि 1 मोल 2 मोलर का मतलब ये है 2 मोलर भी 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, 1 लीटर में H2O2 कितनी पड़ी होगी? 2 मोल्स और 68 ग्राम्स. अब हम देखते हैं इस 2 मोल से हाउ मच ऑक्सीजन वी आर गेटिंग. तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हमें पता है
2 moles of H2O2 gives 2 moles of water. तो 2 moles H2O2 हमें कितनी ऑक्सीजन देगी? 22.4 लीटर्स। सिंस हमें 2 मोलर में 2 moles of H2O2 दे रखी है, तो इस 2 moles of H2O2 से how much oxygen will be getting? So 2 moles of H2O2 will give 22.4 liter. इसका मतलब ये जो हमें सॉल्यूशन दिया है, this solution is 22.4 by वॉल्यूम। यानी इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 22.4। इट इज 22.4 by volume. Why it is 22.4 by volume? Because 1 liter of this solution is having 2 moles of H2O2 and 2 moles of H2O2 on decomposition give how much oxygen? 22.4 liter. As from 1 liter solution we are getting this much oxygen. 1 लीटर सॉल्यूशन में H2O2 की डिकम्पोजिशन से इतनी ऑक्सीजन आ रही है, इसका मतलब दिस सॉल्यूशन इज 22.4 बाय वॉल्यूम। इसी तरह 0.5 नॉर्मल, इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें मोल्स पता लग जाए। तो हमें पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी हमें दे रखी है 0.5, वैलेंसी फैक्टर हमें पता है 2, तो मोलैरिटी इसके बराबर आ जाएगी 0.5 by 2। दिस इज द मोलैरिटी। सो वंस वी आर हैविंग मोलैरिटी, तो हमें पता है, सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25। 0.25 मोलर solution implies, what this it implies? 1 liter of solution contain H2O2 equal to 0.25 moles। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन जो हमने लिया, 1 liter of this particular solution containing how many moles? 0.25 moles of H2O2। वंस हमारे पास H2O2 के मोल्स आ गए, तो अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो हमें पता है H2O2 की डिकम्पोजिशन से 2 moles of H2O2 gives 2H2O plus O2। This is how this decomposition is taking place. So 2 moles of H2O2 gives O2 equal to 22.4 लीटर। 2 मोल से इतनी आ रही है, 1 मोल से कितनी आएगी? 22.4 upon 2, और हमारे पास कितने? 0.25 मोल्स। तो 0.25 से कितनी आएगी? इंटू 0.25 कर देंगे। सो दिस कम्स आउट बी 11.2 इंटू 0.25। दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दिस H2O2। सो दिस सॉल्यूशन which was 0.5 normal, it is basically this much volume strength. This is the volume strength of this particular solution. So अगर हमें कंसंट्रेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में। अगर हमें कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में दे रखी है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। So this is the important method of expressing concentration of H2O2 in volume strength. हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले हमने हाइड्रोजन पढ़ा। व्हाट इज हाइड्रोजन, कितने इसके आइसोटोप है, कैसे अबंडेंस है, उसके बाद इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देन वी हैव स्टार्टेड विद हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स के बाद हमने हाइड्रेट्स देखे। देन वी हैव टेकन अप वाटर, वाटर की हार्डनेस, सॉफ्टनेस, वाटर की सारी प्रॉपर्टीज, एंड देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इस कंप्लीट चैप्टर के बाद हम देखते हैं इस चैप्टर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे पूछी जा सकती है, बी व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। तो इसके लिए वी आर हैविंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर बेस्ड। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन जो है ये हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन पे विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्लीकेबल। तो स्टेटमेंट हमें दी है, इट कैन नंबर 1 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, oxidizing agent, both as oxidizing and reducing agent, and neither as oxidizing nor as reducing agent.
So statement is which is most applicable to hydrogen. So the most applicable to hydrogen जो है, hydrogen is generally acting as reducing agent. So the most applicable जो है, so this is acting as reducing agent. So first problem का right answer जो है, it is A, it is acting as reducing agent. The most applicable statement जो है, this is acting as reducing agent. Now second हमें question दिया है, ortho and para hydrogen. Ortho and para hydrogen differ in. तो हमें ortho and para के बारे में पता है, both are basically spin isomers. So इन दोनों isomer में जो difference होता है, that difference lies in the nuclear spin. So those H2 molecule in which nuclear spin of both the nuclei is same, it is said to be ortho. If it is opposite, anti-parallel है, तो it is said to be para. तो हमें दिया है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर इन नंबर 1 न्यूक्लियर स्पिन, नंबर 2 एटॉमिक नंबर, नंबर 3 मास नंबर एंड नंबर 4 इज नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर जो है दे डिफर इन न्यूक्लियर स्पिन. तो सेकंड का राइट आंसर जो है दीज डिफर इन न्यूक्लियर स्पिन, इट इज ऑल्सो ए. सो थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. So what is peroxo disulfuric acid? तो peroxo disulfuric acid is H2S2O8. H2S2O8, this is Marshall acid or this is peroxo disulfuric acid. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ी थी जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया था बाय इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में हमने इक्विमोलर मिक्सचर लिया था अमोनियम सल्फेट का और साथ में हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड का. So they react resulting in formation of hydrogen peroxide by electrolysis. तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस में पहले ये देता है H2SO5 and H2SO4. So hydrolysis give H2SO5 and H2SO4. So इसके लिए हमें इसके लेने पड़ेंगे. सो दिस इज H2SO5, दिस एसिड इज कॉल्ड कैरोज एसिड, ये हमें मिलेगा. H2SO5 फिर से हाइड्रोलाइज करता है एंड हाइड्रोलाइज करके इट गिव्स H2O2 प्लस H2SO4. यानी इसकी हाइड्रोलिसिस में ये जो हमारे पास H2SO5 बनेगा, दिस विल बी बेसिकली एक्टिंग एज इंटरमीडिएट. ये बनेगा, बन के हाइड्रोलाइज कर देगा एंड हाइड्रोलाइज करके ये दे देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. सो दिस इज हाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस peroxo disulfuric acid is taking place. तो इस हाइड्रोलिसिस बेस्ड हमें क्वेश्चन दिया है. इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बी है 2 मोल्स ऑफ peroxo मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ peroxo मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ peroxo monosulfuric acid and 1 mole of hydrogen peroxide. तो पहली चॉइस है 2 moles of sulfuric acid, then 2 moles of peroxo monosulfuric acid, then 1 mole of sulfuric acid and 1 mole of peroxo monosulfuric acid. तो इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो इट गिव 1 mole of sulfuric acid and 1 mole of peroxo monosulfuric acid. डी चॉइस दी है 1 mole of sulfuric acid, 1 मोल ऑफ peroxo monosulfuric एसिड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो राइट आंसर जो आएगा दिस इज सी. तो इसकी हाइड्रोलिसिस में फर्स्ट स्टेज में जो हमें मिल रहा है वी गेट 1 मोल ऑफ peroxo monosulfuric एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड. फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ acidity of CO2, H2O and H2O2 is. The correct increasing order of acidity of CO2, H2O and H2O2 is. 3 कंपाउंड दिए, one is CO2, H2O and H2O2. So हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है इन दोनों में से दिस इज मोर एसिडिक एंड दिस इज लेस एसिडिक. हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर से ज्यादा एसिडिक है. क्यों ज्यादा एसिडिक है? बिकॉज इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है दैट इज मोर देन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस वाटर. इट इज मोर एसिडिक देन दिस वाटर. एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करके हमें क्या देती है? H2CO3.
और इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट जो है दैट इज CO2, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वीकेस्ट एसिड जो है दैट इज वाटर। सो द करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, वाटर सबसे कम, उसके बाद H2O2 और उसके बाद आएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी चॉइस बन रही है, दिस चॉइस इज बी, इट इज वाटर लेस देन H2O2 लेस देन CO2। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, इट इज बी। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस। हाइड्रोजन किसको रिड्यूस नहीं कर सकता? नंबर 1 हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड, नंबर 2 हीटेड फेरिक ऑक्साइड, देन हीटेड स्टेनिक ऑक्साइड एंड हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये भी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन कैन रिड्यूस मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, इट कैन रिड्यूस मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। और इसके लिए जो हम मेटल्स लेते हैं, दीज मेटल्स हैज टू बी मेटल्स लाइंग बिलो जिंक इन एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल जिंक के नीचे पड़े हैं उन मेटल्स को डिस्प्लेस किया जा सकता है फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैन रिड्यूस दोज मेटल ऑक्साइड विच आर लाइंग बिलो जिंक इन एक्टिविटी सीरीज। तो इन चारों में से देखें, कॉपर इज लाइंग बिलो, आयरन इज लाइंग बिलो जिंक, टिन इज लाइंग बिलो जिंक, जबकि जो एल्यूमिनियम है इट इज लाइंग अबव जिंक। तो हाइड्रोजन किसको नहीं रिड्यूस कर सकेगी? सो हाइड्रोजन कांट रिड्यूस डी, इट इज हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इसको डिस्प्लेस करना फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो यहां पे डी इज द राइट आंसर। सो हाइड्रोजन कांट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम heated aluminum oxide, बाकी सारे metal oxide they can be reduced. So next देखो sixth question says tailing of mercury is due to formation of. So tailing of mercury भी हमने पढ़ा है. What is tailing of mercury? It is loss in the meniscus of mercury and it's sticking to the surface of glass. This is called tailing of mercury. Loss in meniscus of mercury and it's sticking to the surface of glass is tailing. So it is due to conversion of mercury into mercuric oxide. So जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है this convert mercury into mercuric oxide. तो यहाँ पे tailing of mercury हमारे से पूछा है. It is due to formation of number 1 is mercuric oxide, number 2 is mercurous oxide, number 3 is mercuric chloride and number 4 is mercurous chloride. तो right answer जो आएगा that is mercuric oxide. तो right answer 6 का जो आएगा it is A. Next, 7th question. Oxidation state exhibited by hydrogen R. Oxidation states exhibited by hydrogen R. तो हमें बताया हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाइड्रोजन कैन exhibit oxidation state of -1 when it is forming hydride with highly electropositive metal. Like alkaline earth metal के साथ जब हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है तो उन हाइड्राइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. सो इट एग्जिस्ट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज फॉर्मिंग डाइहाइड्रोजन, व्हेन इट इज फॉर्मिंग H2 एंड इट एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट इज फॉर्मिंग कंपाउंड विद नॉन मेटल्स, those elements which are more electronegative than hydrogen. So ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा +1. सो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये एग्जिबिट करता है, -1, 0 एंड +1. तो राइट आंसर आ जाएगा C, +1, -1 and 0. तो 7th का राइट आंसर इज C. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. आपसे पूछा है व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यू आर गिवन 4 स्टेटमेंट, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है. पहली स्टेटमेंट है H2O2 ऑक्सीडाइज आयरन +2 टू आयरन +3. तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. इट हैज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. इट ऑक्सीडाइजेस एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट. आयरन 2 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू आयरन 3. दूसरा H2O2 इज अ वीक बेस. H2O2 is a weak base. H2O2 is not a weak base.
H2O2 is acting as acid. This is a weak acid, but this is not a weak base. So this statement seems to be wrong. बाकी statement में देख लेते हैं. H2O2 can be prepared by electrolysis of dilute H2SO4. Then H2O2 is pale blue liquid in pure state. So H2O2 can be prepared by electrolysis of dilute H2SO4. ये भी ठीक है. And H2O2 is pale blue liquid in pure state. So this is also right. So the statement which is not right is B. B is incorrect. That this act as weak base. So this is an acidic compound. It is not acting as a weak base. Then 9th question हमें दिया है. नाइन्थ क्वेश्चन में दिया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2. तो H2O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, so this oxidation number of both the oxygen is -1 and -1. Both the oxygen atom they are having oxidation state of -1. तो right answer जो आएगा this is B. Oxidation state of oxygen is -1. Then 10th question. आपसे पूछा है एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद H2O2. क्रोमिक एसिड का एसिडिफाइड सोल्यूशन जब हम ट्रीट करते हैं विद H2O2 व्हाट इट विल बी प्रोवाइडिंग. तो हमें बताया क्रोमिक एसिड H2O2 के साथ रिएक्ट करके इट गिव फॉर्मेशन ऑफ परक्रोम, इट गिव फॉर्मेशन ऑफ CrO5 जो कि ईथर में डीप ब्लू कलरेशन की फॉर्मेशन देता है. तो यहाँ पे चॉइसेस जो दी है, पहली चॉइस में दिया है CrO3 प्लस H2O प्लस O2, दूसरा Cr2O3 प्लस H2 प्लस O2, third is CrO5 plus H2O and fourth is H2Cr2O7 plus H2 and O2. तो क्रोमिक एसिड के साथ H2O2 is forming CrO5 plus H2O. तो राइट आंसर जो है, राइट आंसर इज C. 10th का राइट आंसर इज